हेलो दोस्तों, मैं हूं कलीम, आपका होस्ट और दोस्त। आज चलेंगे हम क्लास 11th के फिजिक्स डोज की तरफ, जिसमें आपको हम क्या करेंगे, ऐसे जोश दिलाएंगे जिससे आप फिजिक्स को क्या करेंगे बहुत इजी समझेंगे। इसलिए मैंने कहा हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कलीम, और आपको दूंगा मैं फिजिक्स का डोज। और कैसा डोज? जिससे हो जाएंगे आप मदहोश और आएगा आपको फिजिक्स को और मजे से पढ़ने का जोश। तो चलते हैं हम क्लास 11th की फिजिक्स की तरफ, और उसमें है हमारा जो पहला टॉपिक है वह है फ्रिक्शन, घर्षण। समझ जाइए घर्षण क्या होता है। क्या होता है घर्षण? अगर मेरी भाषा में कहूं ना तो दैनिक जीवन में इसके बिना काम नहीं चलने वाला। घर्षण के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। कोई काम नहीं हो सकता, मुख्य काम हो, छोटे काम हो, बड़े काम हो। अब आप क्या समझ रहे हैं? अब मैं क्या जानूं? कैसे काम? मैं कैसे समझूं? मैं कैसे जानूं कि आप कौन सा काम के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बताता हूं कैसे काम। कि अगर आप माचिस जलाते हैं तो घर्षण, आप भोजन चबाते हैं तो घर्षण, आप चलते हैं धरती पर तो घर्षण। सोचिए। अब पहले हम लोग देखें, बहुत सारी दुनिया भर की बात करें कि भाई कभी कभी हम लोग क्या होता है, हमारे घर में फर्श गीले रहते हैं और सट से हम फिसलते हैं तो गिर जाते हैं। केले के छिलके पर पैर रखें तो गिर जाते हैं। क्या हो रहा है? कौन सी घटना है? क्यों ऐसा हो रहा है? सब घर्षण है, लेकिन कहीं पर कम है तो गिर रहे हैं और ज्यादा है तो बच रहे हैं। तो घर्षण के दो रूप हैं। घर्षण ज्यादा होता है। अगर मैं चल रहा हूं तो याद रखना, घर्षण के बारे में तो सबसे पहले घर्षण जो होता है हमारे गति की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सबसे पहले दिमाग में घुसाओ कि घर्षण कैसे होता है, हमारे गति की दिशा के विपरीत होता है। इसको दिमाग में बैठा लो भाई कि अगर मैं इधर चल रहा हूं तो घर्षण क्या करेगा, मेरे को पीछे की ओर खींचेगा, रोकेगा, मत चल भैया, पैर रोकेगा, पकड़ेगा। किसके? सतह के सतह ना, सतह, भूत नहीं है जो ऐसा धर के खींच रहा है। सतह, प्लेन पर जिस सरफेस पे हम चल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर जब हम जिस भी दिशा में, यदि अब देखो ये जो लिखाया है इसको तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन आपको मैं बातों में तीनों के मतलब एक्सप्लेन करा दूं। तो घर्षण होता क्या है इसके बारे में तो ठीक है, जान लिया कि जो हमारा गति का विरोध करता है। एकदम सरल परिभाषा, जो बस हमारी गति का विरोध करता है। ठीक है। दूसरा, अब बोला भाई नाम स्थैतिक, इंग्लिश में कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो भाई गति क्या हो, स्थैतिक क्या होता है? स्थैतिक मतलब होता है रुका हुआ, अर्थात जिससे क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है भाई, कि हम अगर इतना बल लगा रहे हैं, हम चिखलम बोझा गए हैं, अर्थात लद्दी में, अर्थात कीचड़ में हमने क्या किया, हमारे पैर धंस गए हैं, अब तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं कि यही फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन हो क्या रहा है? स्थैतिक मतलब आप जब एक्सटर्नल फोर्स अपने द्वारा जो बल लगा रहे हैं उसके बावजूद विरामावस्था में है तो आप स्थैतिक हैं। अगर आप बल लगा रहे हैं और अगर आप गत्यावस्था में हो गए, मैं चल रहा हूं, देखिए मैं चल रहा हूं, अर्थात मैं गतिक घर्षण की तरफ हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ मैं हूं। आ रहा है? तो अब वैसे ही बहुत सारी, सबसे पहले घर्षण के बारे में हमने बहुत सारी क्या किया, छोटी छोटी दैनिक जीवन की जानकारियों को बांधा। पता है ब्रह्मांड को खुरदरा कहा गया है। खुरदरा, प्लेन सरफेस नहीं कहा गया। अगर पृथ्वी हमारी प्लेन हो जाती ना तो कोई अच्छे से नहीं चल पाता। फ्रिक्शन जो घर्षण है वो नहीं मिल पाता जी, और घर्षण नहीं मिल पाता तो हम चल कैसे पाते? हम नहीं चल पाते, क्योंकि प्लेन सरफेस पर हम नहीं चल पाएंगे। अब देखिए वही बताया ना, बहुत सारी, चाहे टाइल्स में पानी गिर जाता है या अगर कोई ऑयल गिर जाता है, अगर आप केले के छिलके पर, तो जहां पर प्लेन सरफेस होता है वहां पर गिरने का डर ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर
आप क्या होते हैं, आपका जो घर्षण का मान होता है वो कम, वहां पर सरफेस पे जो घर्षण होता है वो कम मिलता है। आप देखो ना, जब आप चप्पल खरीदते हैं या सैंडल खरीदते हैं या जूता खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, नया रहता है, आप उसके सोल को देखिएगा। जब आप उसके सोल को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत खुरदरा रहता है, अर्थात पृथ्वी के साथ अच्छा ग्रिप बनाता है, ग्रिप। और ग्रिप बनाने के कारण ही आपका वो, आप कहीं पर भी दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, आप नहीं गिरते हैं, सतह पे रहते हैं, आप नहीं गिरते हैं। लेकिन आप जैसे ही देखिएगा आपके जूते के सोल, आपके चप्पल के सोल, जो पीछे के जो तल्ले हैं वो घिसने चालू होते हैं। जैसे ही अगर थोड़ा सा सरफेस अगर उधर से उबड़ कर आप पर चिपना हुआ तो आप फिसलने का डर रहता है। ये भी क्या हो रहा है, घर्षण के कारण ही होता है। तो हम चलेंगे प्यारे बच्चों घर्षण की तरफ। ये तो अभी तक मैंने जो बताया, दैनिक जीवन में जो जितनी सारी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि घर्षण ये होता है, घर्षण वो होता है। ये दैनिक जीवन, भोजन का चबाना, हम भोजन कैसे चबाते हैं तो घर्षण के कारण चबाते हैं। अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर हम चल पा रहे हैं तो घर्षण के कारण, अगर हम मोमबत्ती माचिस जला रहे हैं तो भी वो घर्षण के कारण ही, क्योंकि आप देखेंगे माचिस भी होता है वह खुरदरा होता है एक सतह, ठीक है, जिसपे उसके जो माचिस के डिब्बी में जो रहता है वो कलर। तो ये सब बातें उदाहरण के तौर पर है। अब हम चलेंगे कहां पर, घर्षण की परिभाषा की तरफ। तो हमारा क्या होता है, जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है, फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य क्या होता है, एक बल कार्य करता है। उस बल को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। क्या कहा मैंने कि भाई कि जब किसी दो पिंडों पर, या बोलेंगे जब एक वस्तु पर जब कोई दूसरा पिंड या एक पिंड पर कोई दूसरा पिंड फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो इनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है। और वो कैसा बल रहता है, वो ऐसा बल कार्य करता है जो उनके संपर्क तलों में एक दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध करता है, जो एक दूसरे के संपर्क तलों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो हम इसी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो क्या कहा, जब दो पिंडों में एक पिंड दूसरे पिंड पर क्या होता है, फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो इनके संपर्क तलों के मध्य, तो इनके संपर्क तलों के मध्य क्या होता है, एक बल कार्य करता है। और वो क्या करता है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष फिसलने का विरोध करते हैं, एक दूसरे का बल का विरोध करते हैं। और इसी विरोधी बल को हम घर्षण कहते हैं। अब हमने कहा क्या, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। अब स्थैतिक नाम से स्पष्ट, स्थैतिक मतलब स्थिर होगा, ठीक है। अब आ जाएंगे हम स्थैतिक घर्षण की तरफ कि स्थैतिक घर्षण, मेरे हिसाब से तो मैं 3 घर्षण बताऊंगा, मेरे हिसाब से कहा, मैं बुक के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से एक मैं अपने तरफ से क्या करूंगा, सीमांत को भी एक प्रकार से गतिक, स्थैतिक घर्षण को ही एक दूसरा नाम दूंगा, एक स्थैतिक को ही मैं क्या कहूंगा, वहां पर एक दूसरा नाम कहूंगा सीमांत घर्षण, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी कहूंगा, फ्रिक्शन कहूंगा। क्या कि स्थैतिक घर्षण जब दो पिंडों में, क्या बताया, दो पिंड इस प्रकार की, एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो ये क्या होता है, इसमें पहला पिंड दूसरे पिंड के सापेक्ष विरामावस्था में हो जाता है। तो इस प्रकार के घर्षण को क्या कहेंगे हम, स्थैतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहा फिर से, जब दो पिंड में एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो पहला पिंड क्या होता है, या दूसरे पृष्ठ, देखो पहला पिंड
दूसरे पिंड के सापेक्ष दोनों का विरोध हो रहा है। विरोध होने के कारण क्या हो रहा है, वह पिंड विरामावस्था में आ जाता है, और यह विरामावस्था के विरुद्ध जो बल कार्य करता है उसे ही, या विरामावस्था के लिए जो बल कार्य करता है उसे ही क्या कहते हैं हम, स्थैतिक घर्षण। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलता है या चलने का प्रयास करता है फिर भी विरामावस्था में रहता है। एकदम आसान परिभाषा कि जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलता है फिर भी वह विरामावस्था में रहता है, तो इनके संपर्क, जो इनके मध्य में जो कार्यशील बल होता है इसे ही घर्षण, या इनके संपर्क तलों के मध्य कार्यशील जो घर्षण होता है वह क्या कहलाता है। अब देखिए दूसरा गतिक घर्षण। गतिक के पहले मैं आपको बताऊंगा सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण होता क्या है। सीमांत घर्षण वह, मान लिया जाए रस्सा कसी का खेल हो रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूं, रस्सी वाले एक तरफ 4 लोग इधर से खींच रहे हैं और 4 लोग उधर से खींच रहे हैं। जब दोनों तरफ से 4-4 लोग खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब एकदम बैलेंस है, अब मतलब इधर भी उतना ही बल लग रहा है और उधर भी उतना ही बल लग रहा है। जैसे ही, अर्थात देखो एकदम बैलेंस है, अगर उधर से 4 लोगों का जितना ताकत लग रहा है 400 किलोग्राम की ताकत से उन लोग खींच दिए, या बोले चलो ठीक है बल लगा रहे हैं ना, 500 न्यूटन का बल इसके तरफ भी लग रहा है, 500 न्यूटन इससे भी, अगर ये 501 हुआ तो ये हो जाएगा। अर्थात ये बैलेंस्ड कंडीशन है। वैसी कोई वस्तु एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसल रही है, फिसलने के प्रयास करती है, लेकिन अब फिसलने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो विरोध कर रहा था नीचे वाला पिंड, ऊपर वाले पिंड को चलने के लिए तो उतना ही ताकत इसने लगा दिया, तो दोनों के बल बराबर हो गए। और ऊपर वाला पिंड क्या करेगा, थोड़ा सा और बल लगाएगा तो गतिक अवस्था में आएगा। अर्थात जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो वह यदि चलने के लिए तैयार हो जाता, तैयार, एकदम तैयार है, अर्थात नीचे वाला जो पृष्ठ उसको जो विरोध करके रख रहा था ना, वो पीछे की ओर उतना ही बल वो आगे की ओर लगा चुका रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कह सकते हैं। तो अब हम चलेंगे दूसरा गतिक घर्षण की परिभाषा की ओर। तो हमारा गतिक घर्षण क्या था, क्या था गतिक घर्षण हमारा, कि भाई गतिक घर्षण बोलता है जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, किंतु वह, है ना, जिससे वह क्या हो जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है। देखिए गतिक घर्षण नाम ही है। अब इससे क्या समझ में आया, मैंने बताया यहां पर देखिए, जब विराम का था पहले क्या था, स्थैतिक था। जब स्थैतिक घर्षण था, जब संपर्क तलों के मध्य में फिसलने का प्रयास कर रही थी, ठीक है, जब फिसलने का प्रयास कर रही थी तो नीचे वाले का बल ज्यादा था, इसको चलने नहीं दिया, ऊपर वाले को चलने नहीं दिया क्योंकि ये नीचे वाले का ज्यादा था। फिर मैंने कहा सीमांत, सीमांत में अब दोनों के बल बराबर हो गए, अब दोनों के बल बराबर हो गए। अब दोनों के बल बराबर होगा तो ना मैं जाने दूंगा, ना मैं फिसलूंगा, ना फिसलने दूंगा, ठीक है। अब तीसरे में क्या होगा, ये ज्यादा बल लगा दिया, स्लिप कर दिया, तो इस नीचे वाले इस सरफेस से ज्यादा बल इस वस्तु का हो गया। तो देखो जब नहीं फिसल पाया, स्थैतिक घर्षण, जब फिसलने के लिए तैयार हो गया, सीमांत घर्षण, फिसल गया, क्या क्या घर्षण होगा, वो हो जाएगा आपका गतिक घर्षण हो जाएगा। तो गतिक घर्षण किसे कहा हमने, कि जब एक पिंड दूसरे के पिंड के ऊपर चलता है तो दोनों पिंडों के मध्य, तो ये पहला पिंड गतिमान हो जाता है, तो दोनों पिंडों के मध्य जो बल कार्य करता है या जो घर्षण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या था, हमारा घर्षण के बारे में छोटा सा जानकारी था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में तो जरूर आया होगा, घर्षण दिमाग में बैठ गया होगा कि घर्षण कहते किसको हैं, घर्षण होता क्या है और कैसे कैसे हम इसको समझ सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारे अगले पॉइंट की तरफ, और हमारा जो अगला पॉइंट है गति के द्वितीय नियम से गति के तृतीय नियम की हमको क्या करना है, व्युत्पत्ति करना है। गति का द्वितीय और तृतीय नियम मैं आपको बता देता हूं, एक बार समझा देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। गति का जो द्वितीय नियम था वह क्या था, गति का जो द्वितीय नियम था वह आपका
गति का द्वितीय किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दूसरा नियम था। और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया सदैव क्या होती है, बराबर है, तीसरा नियम था। मान लेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर दो पिंड मानेंगे ए और बी, दो पिंड है जिसमें देखेंगे क्या बी के सापेक्ष ए पर लगने वाला बल अर्थात F12, देखिए यहां पर B के सापेक्ष, यहां पर समझ लिया जाए पहला बल है A और दूसरा बल है B, तो यहां पर का B के सापेक्ष देखेंगे, यहां पर B, यहां पर B का मतलब दूसरा, A का मतलब पहला, तो देखिए B के सापेक्ष अर्थात B के सापेक्ष A पर लगने वाला बल क्या है, F12। फिर बताया A के सापेक्ष B पर लगने वाला बल F, देखो A के सापेक्ष क्या था, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, मान लिया, अपने आधार पे हमने माना। फिर हमने कहा कि भैया सूक्ष्म समयांतराल में जो इनके संवेग, देखो बल लगा मतलब वेग में परिवर्तन, और वेग में का मतलब संवेग में परिवर्तन, तो कहा इनके जो संवेग होंगे समय के अंतराल के बाद क्या हो जाएगा, इनका संवेग क्रमशः P1 हो जाएगा और इनका संवेग क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, मतलब P2 हो जाएगा। तो फिर कहा इनके संवेग में क्या होगा, यदि परिवर्तन संवेग में परिवर्तन, क्योंकि एक बार देखो अंतिम माइनस प्रारंभिक करके हम कर सकते हैं, जब संवेग में क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, डेल P है, तो ठीक। अब हमारे पास गति का द्वितीय नियम है, संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर तो चलना ही है, या हम सीधा संवेग संरक्षण के नियम में दो पिंड के लिए हमने बात किया था, याद होगा, दो कण निकाय के लिए संवेग संरक्षण का क्या नियम था कि यदि बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। नियत होगा, याद होगा, नियत मतलब 0 मैं कहा। अब मैंने डेल का गुना किया, डेल P1 प्लस डेल P2 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखेंगे, हम समझेंगे क्या हो जाएगा, डेल P1 प्लस बराबर कर देते हैं, बराबर डेल P1 बराबर माइनस डेल P2, उस तरफ हमने ट्रांसफर किया। अब हम डेल T का भाग दे रहे हैं, किया तो क्या होगा, डेल P1 इज अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस डेल P2 अपॉन डेल T। तो ये देखिए जब मैंने डेल T का भाग दिया तो क्या हुआ, ठीक है। अब मैं जानता हूं क्या, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, देखिए न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या था, F इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T, ये है। अब इसके आधार पर मैं इसको क्या करूंगा, सेट करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T, ठीक, 1। और कहा F2 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू डेल P2 अपॉन डेल T। तो ये क्या बतला रहा है, ये बता रहा है दूसरे वस्तु के अर्थात B के सापेक्ष A पर लगने वाला बल डेल P अपॉन डेल T, तथा ये बतला रहा है क्या कि पहले वस्तु के सापेक्ष अर्थात A पिंड के सापेक्ष B पर लगने वाला बल क्या कहला रहा है, डेल P2 अपॉन डेल T। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो हमारा डेल P1 का जो मान है वो क्या है, F12 हमने रखा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, हमने दोनों के मान को रख दिया और पाया कि
F12 प्लस डेल F21 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बराबर होती है और उसका बीजीय योग क्या होता है 0। यही क्या है गति का तृतीय समीकरण नियम। ये स्किप हो गया, एक बार फिर से हम करते हैं। क्या किया हमने बताया कि A के सापेक्ष B पर लगने वाला बल F12 तथा B के सापेक्ष A पर लगने वाला बल F21 इस प्रकार से लिया। फिर हमने क्या बात किया, हमने संवेग के बारे में बात किया। तो इनके संवेग में परिवर्तन, यहां पर जो संवेग था ये मान लिया जाए P1 था, यहां पर P2 था। तो संवेग संरक्षण का नियम डेल टी समय के पश्चात उनके संवेग में परिवर्तन डेल P हो जाएगा। तो संवेग संरक्षण का नियम से तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, यही था हमारा, याद होगा हमने पिछले कक्षा में बतलाया है आपको। तो यहां पर मैंने डेल लगाया, डेल P1 प्लस डेल P2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको पक्षांतर कर दिया, इज इक्वल टू 9। इस प्रकार से हमने डेल टी का भाग दिया संवेग परिवर्तन का दर। अब बोलेंगे सर कि ये संवेग परिवर्तन का दर ऐसा भाग क्यों दे रहे हैं, कि हमने जो हमारा जो हेडिंग है ना गति के द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम क्या होता है उसके बारे में देखा। तो F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी होता है, इसी फॉर्म में हम लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखेंगे F12 के बारे में, 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल P2 अपॉन डेल टी, और F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल P1 अपॉन डेल टी। अब इसमें मान रख देंगे, जब मान रखा तो क्या हो जाएगा, तो F12 बराबर डेल F21 इस प्रकार से क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ये गति का तीसरा नियम था जो न्यूटन ने दिया था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा गति का द्वितीय नियम से गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति को बताने वाला हमारा छोटा सा व्यंजक, जिसे आप देख पाएंगे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। घर्षण के नियम। देखो इसके नियम भी है ना, मैंने पहले घर्षण के प्रकार बताया था, फिर घर्षण के नियम बताया। अब बताइए स्थैतिक या सीमांत घर्षण के नियम क्या है। तो पहला तो हम बताएंगे घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। घर्षण क्या होता है, सदैव गति का विरोध करता है, इसकी दिशा सदैव गति के दिशा के विपरीत होती है। दिमाग में याद रखें, घर्षण क्या होता है, हमेशा सदैव गति का विरोध करता है, जिसकी दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है। फिर बताया इसका मान, दूसरा पॉइंट संपर्क तलों, इसका मान जो है स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इसके सरफेस, सरफेस का नेचर क्या होना चाहिए, खुरदरा है कि चिकना है, उसके पास उस पर ही निर्भर करता है। फिर बताएंगे ये किसी संपर्क तलों की आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। आकृति या क्षेत्रफल पर क्या क्या मतलब हो गया, आकृति या क्षेत्रफल अर्थात आपका छोटा सा वस्तु ऊपर में बड़ा सा है या छोटा है,
कितना बड़ा है सरफेस जिस पर आपको चलना दौड़ना है उस पर निर्भर नहीं करता। इसलिए बोल रहा है स्थैतिक घर्षण का मान उसकी आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, लेकिन एक शब्द का जो प्रयोग करता है ये, वह कहता है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान नियत होना चाहिए। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है भैया? क्रिया के विपरीत जो भी क्रिया लगेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया बल। ऐसा है, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे नीचे में एक बल लग रही है वो क्रिया बल है, जस्ट मेरे अपोजिट ऊपर में जो लग रही है वो प्रतिक्रिया है। क्रिया के विपरीत गति का तीसरा नियम, अगर मैं इस तरीके से हूं तो प्रतिक्रिया इस फील्ड में लगेगी, मेरा जो पोजीशन रहेगी उसके अभिलंबवत लगेगी। इस चीज को याद रखना। तो तीसरा क्या कहता है? तीसरा क्या कहा कि इसका जो मान होता है अभिलंब प्रतिक्रिया का, जो इसका जो मान होता है आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान नियत होना चाहिए। और जो चौथा और इंपॉर्टेंट बात बोलता है, सीमांत घर्षण का मान Fs, एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मान क्या होता है? उसके अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां पर Fs इज इक्वल टू होता है म्यू एस आर, जहां म्यू एस आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं इसे? स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसलिए Fs अपॉन R इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एस। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं गतिक घर्षण का नियम। दूसरा गतिक घर्षण का नियम क्या होता है? ये हमेशा गतिक घर्षण क्या होती है? हमेशा गति की दिशा पर कार्य करती है, क्योंकि ये भी उसी दिशा में भागना चालू कर देती है। पहला, इसका भी मान आकृति या क्षेत्रफल पर, इसका मान होता है संपर्क तलों की प्रकृति पर। यह भी क्या होता है? इसको निर्भर नहीं करती है, ये निर्भर करती है। पहला बताया यह गतिक घर्षण है तो गति के दिशा में होगी, ठीक है। विरोध करती है, लेकिन विरोध की विरोधी दिशा में ही होती है। उद्देश्य यह है कि अबे ढीली पड़ जाती, क्योंकि इससे ज्यादा बल आपका हो गया, तो इसलिए मैं ऐसा कह दिया। या ऐसा कह दे भाई कि घर्षण बल जो हमारा गतिक घर्षण है इसका मान भी गति की विपरीत दिशा में होता है, पहला। फिर हम दूसरा क्या कह सकते हैं? दूसरा ये कह सकते हैं इसका मान क्या होता है? संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, खुरदरा है, चिकना है। तीसरा बोलता है आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा बोलता है क्या? कि इसका जो गतिक घर्षण का मान होता है अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। और फिर इसको हम लिखा तो क्या हो गया? Fk इज इक्वल टू म्यू के R, जहां म्यू के एक समानुपाती नियतांक है जिसे कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। तो ये था गतिक घर्षण गुणांक। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे निकालेंगे? Fk अपॉन R इज इक्वल टू म्यू के, ये मान हमें प्राप्त हुआ। फिर हम चूंकि जानते हैं क्या, याद रखिएगा, स्थैतिक घर्षण का मान अधिक होता है गतिक घर्षण के मान से। अब बोलेंगे सर कि क्यों होता होगा? क्योंकि ये वस्तुओं को रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है इसलिए स्थैतिक होता है, और गतिक में क्या होता है? वस्तुओं को रोकने की क्षमता नहीं हो पाती इसलिए वो आगे बढ़ जाती है, इसलिए गतिक हो जाती है, तो पावरफुल होता है इसलिए स्थैतिक। तो प्यारे बच्चों, आज हम किए हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे एडवेंचर्स हैं, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, और आज यही करते हैं। मैं आपका दोस्त यहीं से विदा लेता हूं। थैंक यू।